So good afternoon, friends. So now I will explain question number 44 I am going to explain. Up to 43 I have already explained. So इस क्वेश्चन को करने के लिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये बताना कि इनमें से कौन गलत है ना। तो देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, एक दो रूल होते हैं जो आपको पता रहना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स में एक दो रूल होते हैं जो हमें लगता है आपको पता रहना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो वो रूल ये है कि देखो ये सबसे पहले आई क्या होता है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो पी क्यू इनवर्स क्या होता है, पी क्यू इनवर्स होता है वो क्यू इनवर्स इंटू पी इनवर्स के बराबर होता है। और ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू ए सॉरी ए इनवर्स ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, आई। मतलब एक्स, कोई भी मैट्रिक्स एक्स है, अगर उसका इनवर्स है और इंटू यक्स है, तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ नहीं, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स अगर आप समझ रहे हैं तो 1 0 0 1, मतलब हर डायगोनल एलिमेंट पर जो होगा वो 1 होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो देखो, और एक बात याद रखना कि हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब भी किसी किसी मैट्रिक्स को तुम मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कोई मैट्रिक्स एक्स है और अगर तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिंपल एक्स के बराबर ही आता है, ठीक है। ये होता है कंसेप्ट। और पी क्यू इनवर्स की वैल्यू, क्यू क्यू इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, क्यू इनवर्स इंटू पी इनवर्स के बराबर होती है, ठीक है। तो अब गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए वन की वैल्यू ये दी हुई है, तो तुमको निकालना है कि इनमें से कौन फॉल्स है, ठीक है। तो देखो, तो देखो ए वन की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए वन की वैल्यू ये दी हुई है ना, ए वन के लिए दी हुई है, ठीक। अब देखो इसका तुमने क्या किया, यही कंसेप्ट लगाया, पी क्यू का इनवर्स जो होता है वो क्यू इनवर्स इंटू पी इनवर्स के बराबर होता है। तो ए का ट्रांसपोज ए का जब इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए टी का इनवर्स, ठीक है। ऑर्डर उल्टा हो जाता है, इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए वन की वैल्यू ए का ट्रांसपोज, अब देखो मैंने अभी भी बताया कि किसी भी फंक्शन से कि ए का इनवर्स इंटू ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, आई के बराबर होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में हम दो तरीके का मल्टीप्लाई करते हैं, एक प्री मल्टीप्लाई और एक पोस्ट मल्टीप्लाई। तो इसमें हमने प्री मल्टीप्लाई किया दोनों साइड किससे, ए से, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई किया तो फिर वही हुआ, तो ये आई हो जाएगा। और अच्छा, ए इंटू आई की वैल्यू भी आई के बराबर होती है, मतलब आई से तुम किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, ए इनवर्स इंटू वाई करोगे तो भी क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा, तो वो सिंपल क्या आएगा, वही क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमने प्री मल्टीप्लाई किया ए से, तो क्या हो गया, ए इंटू ए वन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सिंपल आई के बराबर आ गई। प्री मल्टीप्लाई किया है किससे, ए से, ठीक है। यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पर ए ए ए इंटू ए इनवर्स हो गया जिसकी वैल्यू आई के बराबर हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई किया गया ए से अपोज। अब देखो, अब तुमको ऑप्शंस पे ध्यान देना है, ठीक है। अब जब ये हमने ये किया तो हमारा ये आया, ठीक है। तो ऑप्शन सी में जो है वो यही दिया हुआ था, इसलिए ये सही होगा। मतलब ये इसमें से कौन बताना कि इनमें से कौन सा गलत है, ध्यान देना, गलत बताना है आपको। तो इसलिए सी मैच कर गया, तो मतलब सी तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो सी लिखा हुआ है तो सही लिखा हुआ है। फिर हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया ए से दोनों साइड, फिर ये मल्टी, तब फिर ये क्या आया, ए आया। तो ये भी ए ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, देखो ए ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, अगर अगर ए इंटू ए वन इंटू ए की वैल्यू ए के बराबर है, तो भाई ये ए वन के बराबर तो हो नहीं सकती, नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है डी ऑप्शन जो होगा वो रॉन्ग दिया हुआ है। तो यही तुमको बताना था कि इनमें से कौन गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या हुआ, सिंपल डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी ये दो प्रॉपर्टी एकदम अच्छे तरीके से आपको याद रहनी चाहिए कि इसका पीक्यू का जो इनवर्स होता है वो क्यू इनवर्स पी इनवर्स के बराबर होता है, और ए इनवर्स ए इंटू ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर होती है, ठीक है। और आई होता क्या है, 1 0 0 1, ये एक जैसा डायगोनल एलिमेंट को वन पुट करना रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो डी इज द डी इज बेसिकली द रॉन्ग स्टेटमेंट, सो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक। अब देखो 41 को क्या करना पड़ेगा, 41 में कैसे करना पड़ेगा, देखो इसका एक कंसेप्ट होता है कि इंडक्टर जो है अपने अक्रॉस करंट को डायरेक्टली जीरो अलाउड नहीं करता। मतलब कि जैसे कि ये स्विच है और यहाँ से अगर आई 10 एम्पियर बह रही होगी ना, और तुम सडनली स्विच खोल दोगे ना, मान लो वोल्टेज सोर्स अगर तुम यहाँ लगाए होगे, कुछ भी मान लो ऐसे, मैं मतलब कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाए होगे और यहाँ पे तुम इंडक्टर लगाए होगे, यहाँ पे स्विच लगाए होगे, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हो तुम, ये स्विच को तुम अचानक से ओपन कर दिए। देखो, जब भी इंडक्टर स्टेडी स्टेट में काम करता है तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। तो अब देखो, तुम स्विच को किए होगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एज शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा और अपने अंदर एनर्जी स्टोर करेगा। जैसे ही तुम इस स्विच को खोल दोगे, ओपन कर दोगे, तो क्या होगा कि ये करंट कहता है कि भाई अगर यहाँ पर 10 एम्पियर बह रही होगी
तो कहेगा कि भाई करंट को 10 से 0 मत करो, पहले 10 से 9 8 7 धीरे धीरे 0 करो। मतलब कि ट्रांजिएंट चेंज ऑफ करंट को ये पूरी तरीके से अपोज करता है। ठीक है, तो जैसे तुम स्विच करोगे तो ये क्या करेगा, ये एक तरह से वो मतलब कि स्पार्क कहते हैं इसको, ये स्पार्क करंट इज प्रोड्यूस यहाँ पे हीट के, जैसे कि यहाँ पे आपको चिंगारी वगैरह देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंडक्टर अचानक से करंट को जीरो अचानक करंट जीरो हो जाए ये अलाउड नहीं करता भाई। अगर यहाँ पे 10 एम्पियर बह रहा था तो यहाँ पर अचानक से जीरो नहीं होगा, वो धीरे धीरे 10 9 8 तक करते करते फिर जीरो होगा। तो वही इंडक्टर ने कहा जाता है कि भाई आई ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू बराबर होती है आई ऑफ जीरो प्लस की। मतलब कि ये स्विच के खोलने के पहले का टाइम जो करंट बह रही थी वही उसके तुरंत बाद भी उतनी ही करंट बहेगी। ठीक है, अब इसी तरीके से कैपेसिटर का भी होता है कि जब स्विच क्लोज था और कैपेसिटर के अक्रॉस कोई वोल्टेज था, तो जो वोल्टेज तब था और तुम स्विच क्लोज कर दिए, जो वोल्टेज होगा वो दोनों बराबर होगा। कैपेसिटर जिस तरीके से इंडक्टर इंस्टेंट चेंज इन करंट को अपोज करता है, उसी तरीके से वोल्टेज जो कैपेसिटर जो है वो इंस्टेंट चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये लिखते हैं कि भाई आई ऑफ जीरो प्लस फॉर इंडक्टर इज इक्वल टू आई ऑफ जीरो माइनस फॉर इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेडी स्टेट रीच था जब स्विच एस क्या था, ओपन था। जब ये वाला स्विच क्या था, ओपन था। तो भाई एक बात बताओ, अगर ये स्विच ओपन होगा तो इंडक्टर हमारा स्टेडी स्टेट में क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और एनर्जी स्टोर करता है। तो देखो इसको शॉर्ट सर्किट रिप्लेस कर दोगे, और कैपेसिटर जो होता है स्टेडी स्टेट में हमेशा एज अ ओपन सर्किट काम करता है। ठीक है, तो इस दोनों को क्या करोगे, ओपन करोगे और उसको क्या करोगे, शॉर्ट करोगे। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इन दोनों को ओपन कर दोगे और उसको शॉर्ट कर दोगे। अच्छा, इसको शॉर्ट कर दिए तो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज अपीयर हो रहा होगा, तो वो वोल्टेज 12 वोल्ट के बराबर कर दोगे तुम। ठीक है, अब देखो इस वोल्टेज को 12 वोल्ट के बराबर कर दोगे। अब दो ये वोल्टेज डिवीजन रूल आई होगा, आपको पता होगा कि V अक्रॉस 4 ओम निकालने के लिए 4 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू केवल इनपुट वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 12 वोल्ट आ जाएगा अक्रॉस 4 ओम। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे दो कैपेसिटर लगाए, तो ये दो कैपेसिटर अपने अपने हिसाब से अपने अक्रॉस वोल्टेज मतलब वो करेंगे, मतलब समझ रहे हो, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो अपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आएगा, अपने अपने कैपेसिटेंस वैल्यू के हिसाब से। तो V अक्रॉस 2 ओम जो होगा, टू जो जो इसके क्रॉस जो होगा V क्रॉस 2C जो होगा वो क्या होगा, C अपॉन, याद रखना यहाँ पर कैपेसिटर में जो होता है वो थोड़ा वोल्टेज डिवीजन का कंसेप्ट अलग होता है। वोल्टेज अक्रॉस C2, अगर वोल्टेज अक्रॉस C1 जो होगा वो क्या होगा, C2 करना पड़ेगा बेटा तुमको यहाँ पे, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, अच्छा V या कौन सा लेगा, इनपुट वोल्टेज लोगे या ये फिर जो 18 अपीयर हो रहा है वो लोगे, ऑब्वियस बात है 18 अपीयर हो रहा है वो लोगे। ठीक है, ठीक है, सॉरी 12 अपीयर हो रहा है, 18 इज इनपुट वोल्टेज। तो V अक्रॉस अक्रॉस 2C क्या होता है, देखो ये C2 मतलब कि दूसरा कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, C के बराबर है। ठीक है, तो C अपॉन C प्लस 2C इंटू 12 जो कि इसके क्रॉस वोल्टेज अपीयर हो रहा है, तो 4 वोल्ट जो होगा वो 2C के क्रॉस अपीयर हो जाएगा, और इसी तरीके से जब तुम C के क्रॉस निकालोगे तो 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया, तो यहाँ तक तो हो गया तुम्हारा। अब क्या कह रहा है कि स्विच क्लोज हो रहा है, तो भाई अगर स्विच क्लोज हो रहा है तो इनिशियल करंट मतलब कि भाई आई ऑफ जीरो प्लस आया, फिर आई ऑफ जीरो प्लस निकालना है तुमको। स्विच क्लोज हो गया टी इक्वल टू जीरो पे, तो तुमको इनिशियल करंट निकालना है अक्रॉस 2C। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, देखो देखो एकदम जो है इसमें एक सिंपल कंसेप्ट लगेगा कि वो ये लगेगा, देखो स्विच जो हो गया क्लोज हो गया, मैं आपको अभी भी बता रहा था इसके पहले कि भाई इंडक्टर के केस में क्या होता है कि आई ऑफ जीरो प्लस की वैल्यू होती है आई ऑफ जीरो माइनस के बराबर। ठीक है, मतलब इंडक्टर जो है करंट को इंस्टेंट जीरो के लिए अपोज करता है, तो जो इंडक्टर था वो एज अ क्या काम करने लग जाएगा, एज अ करंट सोर्स काम करने लग जाएगा, और जो वोल्टेज जो कैपेसिटर था वो एज अ क्या काम करने लग जाएगा, एज अ वोल्टेज सोर्स काम करने लग जाएगा। मतलब जो सिंपल V ऑफ जीरो माइनस की जो वैल्यू थी, स्विच बंद हो, जब स्विच बंद था, ओपन था, सॉरी ओपन था तब जो वोल्टेज था, अब स्विच क्लोज होने के बाद भी वही वोल्टेज प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो करंट पहले था यहाँ पे इंडक्टर के लिए, जो करंट पहले था वही करंट जो होगा, मतलब आई ऑफ जीरो माइनस की वैल्यू बराबर ही होगी, आई ऑफ एल लिख दो ज्यादा चलेगा, बराबर ही होगी किसके, आई ऑफ जीरो प्लस एल के। ठीक है, ये दोनों के बराबर होगी, वो इससे रिप्लेस कर दिया गया। अब क्वेश्चन में तुमसे पूछ कह रहा है कि भाई करंट निकालना है 2C के क्रॉस, इनिशियल करंट निकालना है 2C के क्रॉस, तो देखो क्या करोगे, सिंपल आपने यहाँ पे सिंपल अगर आप मेश लूप एनालिसिस अगर यहाँ पे कर दे तो वो सबसे मुझे लगता है आसान होगा, सबसे जल्दी आपका आंसर आ सकता है। तो देखो किया क्या है, मैंने 3 करंट बहा दिया है, I1 I3 और I2। ठीक है, हमको निकालना क्या है, I3 निकालना है क्योंकि 2C के क्रॉस पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे KVL लगाया, तो माइनस इसके क्रॉस लगाया, देखो ये KVL का पहला लूप ये है, ये और ये। ठीक है, ये हमारा केबल का पहला लूप है। ठीक है, हाँ ये केबल का पहला लूप है, तो देखो -18 और प्लस 2 इंटू I1 प्लस, देखो देखो यहाँ पर ध्यान देना भाई, ये हमारा 4, ये लोगों को बहुत डाउट हो जाता है इसमें, ये हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस अगर प्रेजेंट है ना, तो देखो इस वाले लूप से हमारा करंट कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, और इधर वाले लूप से करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, आई सॉरी I3 जा रहा है।
तो नेट करंट क्या कहोगे भाई, नेट करंट कितना जा रहा है, I1 माइनस I3। ठीक है, अब डाउट होगा कि भाई I3 माइनस I1 क्यों नहीं कह सकते, अब कह सकते थे, लेकिन हम चूंकि यहां से इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, इसलिए हमेशा हम I1 माइनस I3 बोलेंगे। ठीक है, तो 4 टाइम्स I1 माइनस I3 और प्लस 8 वोल्ट इक्वल टू 0, ये हमने केवीएल से लिखा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 6I1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन, ये बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा हमने कहाँ लगाया, दूसरा हमने यहाँ लगाया, सिंपल लुक, ये देखो ये हो जाएगा, देखो ऐसे करंट जा रही है। अब देखो ध्यान ध्यान देना, अब ये 4 ओम में जब हम केबल लगाने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं तो क्या करोगे, 4 टाइम्स I3 माइनस I1, I3 ऐसे बह रहा है और I1 ऐसे बह रहा है ना, इसलिए I3 माइनस I1 प्लस 4 इक्वल टू 0 करोगे। ठीक है, ठीक, चलो ये हो गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जब इसको 4 से डिवाइड कर दिया गया तो ये एक्सप्रेशन आ गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 के लिए ये किया है कि भाई ये करंट नीचे जा रही है, 3 एम्पीयर जा रही है, तो I1 ऐसे बह रहा है और I2 ऐसे बह रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही 3 एम्पीयर है करंट। जब I1 ऐसे बह रहा है, एकदम सिंपल समझो कि भाई कोई ये कह रहा है कि भाई 3 एम्पीयर करंट नीचे बह रही है ना, तो अगर एक करंट ऐसा आ रहा है और एक करंट ऐसे जा रहा है, तो तुम क्या कहोगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है I1 माइनस I2 की वैल्यू ही किसके बराबर हो जाएगी, 3 एम्पीयर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, और याद रखना I2 माइनस I1 हम क्यों नहीं कह रहे, I1 माइनस I2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये I1 के डायरेक्शन में ही है, तो मतलब I1 ज्यादा हुआ किससे, I2 से, इसलिए I1 माइनस I2 इक्वल टू 3 एम्पीयर किया जा रहा है। तो यहाँ से I1 की वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन को जब तुम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, देखो 3 प्लस I2 यहाँ पे पुट किया गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पुट किया गया, मतलब इक्वेशन 3 को जब तुम इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो तुम्हारे पास ये वाला इक्वेशन बन के आ जाएगा। यहाँ पे I1 की वैल्यू रिप्लेस की गई है 3 प्लस I2 से, तो यहाँ पे -3 - I2 प्लस 1, तो I3 माइनस I2 की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। अब इक्वेशन 3 को तुम पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, 3 को जब तुम पुट करोगे तो ये 3, देखो 3 टाइम्स I1 था तो 3 3 9 हो जाएगा और प्लस 3I2 हो जाएगा, -2I3 प्लस इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से तुमको निकालना क्या है, I2 निकालना है, तो यहाँ पर इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई किया गया 3 से, तो ये 3I2 -3I2 प्लस 6 हो गया इक्वल टू 6, और यहाँ पर क्या हो गया, तो ये इसको इधर कर दिया सिंपल, यहाँ से इसको सॉल्व किया तो यहाँ से I3 की वैल्यू 2 एम्पेयर के बराबर आ गई। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इज 2 एम्पेयर, सी इज द राइट आंसर। इसको ये बेसिकली इसरो ने स्टार्टिंग में इसका आंसर गलत दिया था, बाद में अपडेट करके इसका आंसर जो है सही अपलोड किया गया। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन था। तो जब भी आप बच्चों को हमेशा ये डाउट आता है कि यार ये I1 माइनस I2 करें, तो एकदम सिंपल समझो कि जहां पे तुम केवीएल लगा रहे हो, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जैसे -18 प्लस 2I1 प्लस 4I1 माइनस I3, 4I1 माइनस I3 क्यों, क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं इसलिए ऐसा, ऐसे मूव कर रहे हैं तो क्या हो गया, I3 माइनस I1 के बराबर हो गया। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये आप जल्दी से कर लेंगे ये क्वेश्चन, वैसे ये और भी शॉर्टेस्ट तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं इस तरीके से ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई विश यू हैव गॉट दिस। ओके, so other question I will explain in my next lecture, so thank you for this.